Hello, my dear learners. Welcome to your science class. In this class, we will see a new chapter of your science book. Here we will see about friction and force. इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। सबसे पहले फ्रिक्शन के बारे में देखेंगे। फ्रिक्शन क्या होता है, उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं। देन फिर फोर्स देखेंगे। फोर्स क्या होती है, फोर्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, फोर्स के इफेक्ट क्या होता है, फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या चेंजेस आते हैं। तो इन दोनों चीजों के बारे में अच्छे से और इन डेप्थ हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमारे लिए क्या चीजें लिखी गई है। देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है वी सी सो मेनी थिंग्स मूविंग अराउंड अस। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजों को मूव होते हुए देखते हैं। सम मूव ऑन देयर ओन वाइल देयर आर सम दोज मोशन हैज टू बी इनिशिएटेड। कुछ ऐसे जो अपने आप मूव होते रहते हैं और कुछ मोशन को हमें इनिशिएट करना होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक फुटबॉल के बारे में बात करें, वो अपने आप मूव नहीं होगी जब तक हम उसमें कोई फोर्स या हम उसमें किक नहीं करेंगे तब तक। समझे। अब जैसे डोर है, वो बंद है तो वो बंद ही रहेगा, खुलेगा नहीं जब तक हम उसमें अपनी फोर्स या हम उसको पुश नहीं करेंगे। तो समझे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जो ऑब्जेक्ट्स है, जो हमारे नॉन लिविंग जितने भी आपके आसपास ऑब्जेक्ट है, या तो कोई कोई देखो आपने ऑब्जेक्ट देखे जो अपने आप ऐसे गोल गोल मूव करता रहता है। जैसे आजकल बहुत सारे छोटे छोटे शो पीसेस आते हैं, वो अपने आप मूव करते रहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स जितनी है वो हमें मूव करवानी पड़ती है। जैसे कोई पेंसिल है या फिर कोई आपने चेयर है, वो वहीं पड़ी रहेगी जब तक आप उसको हिलाओगे नहीं, है ना। सो ये रहता है। तो फोर्स मतलब हमें लगानी पड़ती है, तभी वो चीज एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाती है। यस और नो। यस। तो इफेक्ट्स क्या होंगे इस फोर्स के, फोर्स इतना इंपॉर्टेंट है तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, फोर्स की वजह से क्या क्या चीजें चेंज आएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इन प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा था, यू हैव लर्न दैट द बॉडीज मूव एंड व्हेन दे मूव दे चेंज देयर पोजीशन विद टाइम। बिल्कुल, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगती है तो वो अपनी पोजीशन जरूर चेंज करता है। जैसे बॉल का ही देख लो, आपने फोर्स लगाई तभी वो जिस डायरेक्शन में वो बॉल आ रही थी उसने अपनी डायरेक्शन या तो चेंज की होगी, है ना। द मोशन दैट पॉजेस इज ड्यू टू द फोर्स दैट एक्ट ऑन देम। फोर्स लगती है तभी ये चीज होती है। अ बॉल लाइंग ऑन द ग्राउंड विल रिमेन लाइंग अनलेस समवन किक्स इट। ये जो बॉल का एग्जांपल हमने पढ़ा कि बॉल वहीं रहेगी, वहीं ग्राउंड में रहेगी जब तक हम उस पर कुछ फोर्स अप्लाई ना करें। टू ब्रिंग अ बॉडी इन मोशंस यू हैव टू आइदर पुल और पुश इट। पुल या पुश करना पड़ेगा उसको। ठीक है। द पुलिंग और पुशिंग ऑफ अ बॉडी, इसी को हम फोर्स कहते हैं, पुल और पुश को। ठीक है। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, न्यूटन है। क्या है, न्यूटन है। सो यू मस्ट हैव सीन अ स्वीपर पुशिंग हिज व्हील। व्हील कार्ड को जब हम वो पुश कर रहा होता है, लेके चल रहा होता है, दैट मीन्स वो फोर्स लगा रहा है अपनी, तभी वो हिल रहा है। आप ये देख रहे हो, जैसे ये गाड़ी है, अगर वो चलना बंद हो गई तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी तब वो चलेगी, है ना। ये बॉडी बिल्डर जिस तरीके से बॉडी बना रही है, अपने फोर्स लगा रहे हैं, मस्कुलर फोर्स, तभी उसकी ये बॉडी बन पा रही है। समझे। सो अगर हम बात करें जो मोशन कोई भी बॉडी कर पा रही है, मतलब वो पोजीशन चेंज कर पा रही है, मूव कर पा रही है, जस्ट बिकॉज दे आर यूजिंग फोर्स। समझे। So a force is applied has different effects on the body depending upon the type of force applied and why the force has been applied. देखिए, फोर्स जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट करती है तो वो डिपेंड करती है क्या चीज पे, किस टाइप की फोर्स लग रही है उस पे, कौन सी वाली फोर्स लग रही है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी टाइप की फोर्स होती है। सबसे पहले लिखा है, फोर्स चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी फ्रॉम रेस्ट टू मोशन और फ्रॉम मोशन टू रेस्ट। ये चीज ध्यान रख लेना, फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लगती है तो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करती है या किसी ऑब्जेक्ट को रोकती है। अब गाड़ी है, फोर्स लगाओगे, ब्रेक लगाओगे तभी रुकेगी, नहीं तो चलती जाएगी। बॉल है, अब वो मूव होके आ रही है, आपने कैच किया तभी वो रुकेगी, है ना। सो अगर हम बात करें, एक फुटबॉल मैच हो रहा है, प्लेयर्स ने क्या किया, फोर्स लगाई तभी तो फुटबॉल मूव सबसे पहले मूव कर पाई। समझे। उसके बाद जो आपका गोलकीपर था उसने अपनी फोर्स लगाई तब वो फुटबॉल रुक पाई। तो मतलब फुटबॉल मैच शुरू करते टाइम उसको फोर्स लगानी पड़ी फुटबॉल को मोशन में लाने के लिए। फिर उसके बाद जब वो मोशन में आ गई तब उस बॉल को गोलकीपर ने रोका, तो मतलब वो रेस्ट में आ गई। इस तरीके से चेंज होता रहता है पोजीशन। ठीक है। मोशन टू रेस्ट, रेस्ट टू मोशन।
सिमिलरली अगर क्रिकेट में भी बात करें तो फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी सबसे पहले, तभी तो बॉल मूव होगी। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, जब भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये चीज, दो चीजें चेंज आएगी। उसके बाद क्या लिखा है, फोर्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन भी किसी की तभी चेंज होती है जब फोर्स लगती है उसमें। जैसे अगर आपने फोर्स, आपका टेबल यहाँ पड़ा था, आपने फोर्स लगा के आपने टेबल को दूसरे रूम में शिफ्ट किया या उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, तो आपने फोर्स लगाई तभी उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, है ना। फिर अगर वही, अगर हम बात करें क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, जैसे क्रिकेट में हम खेल रहे हैं, बॉल आई आपके पास, ठीक है, अब वो बॉल ने डायरेक्शन कैसे चेंज करेगा, जैसे बॉलर ने अपनी फोर्स लगा के पूरा हिट किया उसको, बॉलर ने बॉल डाली, फिर बैट्समैन ने अपनी फोर्स लगा के उस जो बॉल उस डायरेक्शन में आ रही थी, दूसरे डायरेक्शन में उस बॉल को मारा, है ना। सो सिमिलरली ये हम कह सकते हैं कि जो डायरेक्शन बॉल की है वो चेंज होती है जब फोर्स अप्लाई होती है। और फिर क्या होता है, फोर्स अप्लाई होने से डायरेक्शन चेंज हो गई, रेस्ट से मोशन में भी आ गई, फिर और क्या होगा, शेप एंड साइज भी चेंज होते हैं किसी ऑब्जेक्ट की जब फोर्स लगती है उसमें। देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में मशीन्स फोर्स ऑब्जेक्ट में तभी वो वैसी शेप ले लेता है ना, जिस शेप का आप बनाना चाहते हैं उसको। अभी गाड़ी बन रही है, ये एयरक्राफ्ट बन रही है, कैसे उस शेप के बन रहे हैं, उसमें फोर्स लग रही है तभी तो बन रहे हैं वो। ठीक है, अगर हम बात करें, टेक अ रबर बैंड, आप रबर बैंड के ले लीजिए, उसमें आप फोर्स करिए, आप उसको खींचिए, है ना, तो क्या होता है, वो लूज हो जाता है ना, वो अपनी शेप चेंज कर लेता है जब भी हम उससे स्ट्रेच करते हैं। तो ये एक एग्जांपल है रबर बैंड का कि जब फोर्स लगेगी तो शेप साइज चेंज होगा, उसका साइज भी बड़ा हो जाएगा और शेप भी उसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें, अगर हम फोर्स अप्लाई किया, अपने ब्रिक ईंट पे हथौड़ा मारा, तो क्या होगा, वो टूट जाएगी ब्रिक सारी की सारी, दैट मीन्स फोर्स अप्लाइड हुई। ठीक है जी। अब आपने एक और एग्जांपल आप याद कर सकते हैं, चपाती बनाते टाइम आप वो गोल गोल ऐसे बनाते हैं रोटी का, अब वो जिस भी शेप में आप बनाएंगे उसी शेप की आपकी रोटी बनेगी, दैट मीन्स उस शेप की आपने फोर्स अप्लाई की उसमें, समझे। तो सोचो छोटी सी चपाती बनाने में भी फोर्स अप्लाई होती है, जैसे जैसे बेलन को आप करते जाएंगे तभी उस डायरेक्शन में वैसी वैसी रोटी आपकी बनती जाएगी। तो फोर्स तो आपने देख लिया भाई, फोर्स से डायरेक्शन चेंज हो रही है, शेप चेंज हो रहा है, ये सब हो रहा है। तो कुछ टाइप्स की फोर्स भी होगी, अलग अलग टाइप की फोर्स होती है ना। तो आइए कौन कौन से टाइप की फोर्स होती है पढ़ते हैं। सबसे पहले मस्कुलर फोर्स, नाम से पता चला मस्कुलर, और ये पिक्चर से तो हमें पता ही लगा मसल्स का इसमें काम हो रहा है। देख रहे हो ये जो जिम वगैरह जाते हैं, ये इतने बड़े बड़े टायर्स को उठा के ऐसे ऐसे गोल गोल करते हैं। सो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्स उनकी मसल्स पे लग रही है, मस्कुलर फोर्स हो रही है। जैसे आप अपने स्कूल का बैग आपने पिक करने की कोशिश की, तो यहाँ आपने मसल्स का यूज किया, तो यहाँ पे मतलब मस्कुलर फोर्स यूज होगी। ठीक है, सो वाइल अगर हम बात करें, वॉकिंग कर रहे हो आप, रनिंग कर रहे हो या कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, तो मस्कुलर फोर्स लग रही है, आपकी मसल्स काम कर रही है उसमें। तभी देखते हो जब आप रनिंग ज्यादा करके आते हो तो आपकी मसल्स में पेन होने लग जाता है, क्यों, क्योंकि मस्कुलर फोर्स लगी है। ठीक है, सो ह्यूमन हैव यूज्ड द मस्कुलर फोर्स ऑफ एनिमल फॉर देयर बेनिफिट फॉर एजेस। ठीक है, जैसे एन ऑक्स मस्कुलर फोर्स इज यूज फॉर, अच्छा, बहुत सारे लोग एनिमल्स का यूज किया करते हैं उनकी मस्कुलर फोर्स का, जैसे देखते हो आप ऑक्स वगैरह का यूज करते हैं खेत जोतने के लिए, है ना, बफेलोज का यूज करते हैं हम सामान लोड करने के लिए, है ना, डोंकीज और ये सब की, इनको यूज किया करते हैं हम, करते हैं। तो ये आपकी मसल्स जहां पे यूज हो वो मस्कुलर फोर्स हो गया। फिर बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ग्रेविटी है, न्यूटन ने डिस्कवर किया था ग्रेविटी, दैट मीन्स कोई भी चीज अगर ऊपर गई वो नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से, दैट मीन्स उसमें फोर्स लग रही है, तो जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को नीचे लेके आए वो ग्रेविटेशन फोर्स हो गई। ठीक है, सो इट इज अ फोर्स विच with which everything on the earth surface or in the earth atmosphere is attracted towards the earth center। मतलब जो भी चीज अट्रैक्ट हो रही है हमारे अर्थ की तरफ, वो सारे ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है। ओके, और अगर हम इस ग्रेविटी को फील भी कर पाएंगे, सो समटाइम्स दिस फोर्स ग्रेविटी इज फेल्ट एंड ऑब्जर्व सच एज फॉलिंग ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री। ये तो न्यूटन ने ही खुद जब ऑब्जर्व किया था कि कैसे पेड़ से एक एप्पल टूट के नीचे गिरा, तो उसको लगा ये एप्पल नीचे ही क्यों गिरा, ये उड़ क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों गिरा। तब उसको एहसास होता है कि कुछ तो है, तब उसका ध्यान जाता है इस पे, तब ये हमारी ग्रेविटेशन फोर्स इन्वेंट होती है। ठीक है, सो
फिर ये पता चलता है कि कोई तो चीज अट्रैक्ट कर रही है हमें, दिस इज बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन देयर मास एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। देखिए ग्रेविटी भी डिपेंड करती है, अगर हैवी ऑब्जेक्ट है तो उसमें ज्यादा ग्रेविटी लगेगी, लाइट ऑब्जेक्ट है तो कम ग्रेविटी, उसमें फटाफट नीचे आ जाएगी। देखते हो ना आप किसी देखो क्या लिखा है, दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन देयर मासेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। मास उसके वेट पे और डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। An apple fall from earth because its mass is very small compared to the mass of earth। ये तो है, भारी चीज को टाइम लगेगा, हल्की चीज फटाफट से ड्रॉप हो जाएगी, है कि नहीं, और उसके डिस्टेंस भी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो स्मॉल ऑफ कोर्स, देयरफॉर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लार्ज। ऑफ कोर्स डिस्टेंस कम है, मास भी कम है, तो उसमें ग्रेविटी ज्यादा लगी है। सो ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस हैज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग बिटवीन देम। जितने भी ऑब्जेक्ट हम देख पाते हैं उनमें एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं आगे क्या लिखा है हमारे पास। आगे लिखा है द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। अर्थ की तरफ जो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट हो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वेट। वेट क्या है, वेट को क्या कहते हैं, वेट of an object can be defined as the measure of the gravitational pull of an object। वो उसका भारीपन है, वेट है, ओके। तो फिर देखते हैं, ये तो हमें ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में देख लिया। फिर अब फ्रिक्शनल फोर्स देखते हैं। फ्रिक्शन के बारे में हम क्या बात करें, फ्रिक्शन मींस दो चीजों के बीच में इस तरीके से होना, ठीक है। फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन मूविंग बॉडी, मतलब एक मूविंग बॉडी को रोकने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। This is a force that make a ball roll by you on the ground to first slow down and then stop। देखिए एक बॉल आपने कभी देखी है, आ रही है, अगर वो धीरे 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 उसकी स्पीड कम होगी और फिर वो रुक जाती है। जैसे आप बाइसिकल वगैरह ही देख लो, एक तो ब्रेक लगाने से रुक गई, एक अगर वो चल रही है, या गाड़ी भी आप एक नंबर पे चलाओ धीरे धीरे करके, एक ऑटोमेटिकली एक स्टेज आएगा वो रुक जाएगी, है ना। अगर उसमें आप कोई रेस नहीं दे रहे हो, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ये फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है ना। उसके बीच में फ्रिक्शन था तभी रुकी, नहीं तो शायद वो चलती ही जाती। अगर ब्रेक अप्लाई करते और फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो ब्रेक का कोई असर ही नहीं पड़ेगा उस पर, वो चलती जाएगी वो चीज, ठीक है। सो व्हेनेवर द सरफेस ऑफ एन बॉडी ट्राइज टू रोल और स्लाइड ओवर अनदर सरफेस, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट अपॉन इट। कभी एक बॉडी या तो स्लाइड हो रही हो उस पर या रोल हो रही हो, तो उसमें फ्रिक्शन लगता है जो उसको रोकता है। सो ऑल सरफेस हैव सम इनरेगुलरिटीज, बिल्कुल सरफेस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन। अगर वहां पे बहुत उबड़ खाबड़ है तो उसमें फ्रिक्शन कम होगा। अगर सरफेस बहुत उबड़ खाबड़ है, कभी देखते हो आप जो उबड़ खाबड़ रोड है उसमें स्पीड गाड़ी की कम हो जाती है ना। और अगर जो बिल्कुल स्मूथ सरफेस है तो वहां स्पीड गाड़ी की तेज हो जाती है, ठीक है। सो उसमें फ्रिक्शन होता है, उसमें फ्रिक्शन, जो उबड़ खाबड़ रोड है उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम हो गई, फ्रिक्शन कम है तो स्पीड ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। सो ऑल सरफेस हैव सम इनरेगुलरिटीज वेदर विजिबल और नॉट। व्हेन द टू सरफेस आर इन कांटेक्ट देयर irregular surface tends to intermesh. The external force tending to produce relative motions has to break apart from the microscope bond। ये तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से चीजें रुकती है just because of the friction। अब थोड़ा सा इसके एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इतनी इंपॉर्टेंट फ्रिक्शन फोर्स है तो पहले सबसे पहले देख लीजिए गर्ल जो साइकिल चला रही है, क्या लिखा है इसमें, The friction force in between the earth and the tire of an automobile allow us to move smoothly। ये smoothly move इसलिए ही कर पाते हैं just because they have friction force between them। उनके बीच में कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन वाली फोर्स है, ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड, और क्या लिखा है, The frictional force in between our feet and earth allow us to walk। बिल्कुल हमारे पाँव और फीट के बीच में फ्रिक्शन है तभी हम मूव कर पा रहे हैं, ठीक है। द फ्रिक्शन फोर्स हमारे फीट और अर्थ के बीच में जिसकी वजह से हम मूव कर पा रहे हैं। इट इज फॉर दिस रीजन इफ हैपन टू स्टेप, अच्छा आपने कभी देखा आपके पाँव और आपके फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, आप मूव कर पा रहे हो, और कभी आपके पाँव के नीचे बनाना आ जाए, वो स्लिपरी है ना, तो आप स्लिप कर जाते हो, क्यों, आपका पाँव और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन टूट गया है ना, तो जो चीज आई उसने आपको, अगर वो स्लिपरी है तो आप फिसल गए उसकी वजह से, तभी स्लिप पानी वाले फ्लोर में या गीले टाइल्स वाली ऐसी जगहों पे स्लिप हो जाते हैं हम, ठीक है। फिर आगे लिखा है थर्ड, द फ्रिक्शन इन बिटवीन द पेन एंड द पेपर। पेन और पेपर के बीच में एक फ्रिक्शन होता है,
व्हेन यू आर राइटिंग, जब आप लिख रहे हो, अलाउ अस टू इम्प्रेस टू, जिसकी वजह से आप पेपर में लिख पाते हो, उनके बीच में, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में आ गए हैं, ठीक है। फिर और कहाँ फ्रिक्शन अप्लाई होगा? ब्रेक्स में, ब्रेक पैड्स में रोकने के लिए, देख रहे हो इस तरीके से। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलोंग विद एडवांटेज हैज देयर डिसएडवांटेज। बिल्कुल, हर चीज के एडवांटेज है तो इसके भी डिसएडवांटेजेस है, मतलब लिमिटेशन, डिसएडवांटेज है। द डिसएडवांटेज इंक्लूडिंग बोथ द लॉस ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। इससे क्या होता है? मटेरियल का लॉस होता है, मतलब देखिए जितना उस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता है ना, मटेरियल उतना खराब होता जाता है। अब देखते हो ना, गाड़ी जितना या किसी भी चीज का, अब ये क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन टायर से हम ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, या पेन भी है, जितना ज्यादा चल गया, मतलब उसमें उतना फ्रिक्शन अप्लाई हो गया तो वो क्या हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है ना। और ये क्या करता है, मटेरियल को, इनकी जो लाइफ है इसको कम कर देता है, मतलब। सो फ्रिक्शन कॉज करता है वेयरिंग आउट ऑफ योर स्लीपर्स। अच्छा देखिए, स्लीपर्स वगैरह क्या क्या होता है, शूज स्लीपर्स वगैरह घिस जाते हैं, या फिर उनका क्या हो जाता है, रिप्लेस करना पड़ता है इसी की वजह से, ठीक है। सो फ्रिक्शन ऑल्सो रिजल्ट इन हीटिंग ऑफ मशीन्स। देखिए मशीन्स को हीट कर देता है, देखो ना, जब फ्रिक्शन, मतलब जब कोई मशीन बहुत टाइम से काम करी वो हीट अप हो जाती है इसी की वजह से। इट इज लाइक अ वार्निंग ऑफ योर हैंड इन, अच्छा, इट इज वार्मिंग ऑफ योर हैंड। ये एग्जाम्पल आप इससे देख सकते हैं, सर्दियों में जब हम हाथों को ऐसे रब करते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, ऐसी मशीन्स के बीच में जब ये होता है तो वो भी गर्म हो जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनके डिसएडवांटेजेस क्या है इन फ्रिक्शन के। फर्स्ट क्या है, द यूज ऑफ लुब्रिकेंट लाइक ग्रीस। जैसे ग्रीस वगैरह यूज करते हैं ना, लुब्रिकेंट्स, कभी क्या होता है हमारी टायर ठीक से काम नहीं कर रही होती है, उसके वो नहीं चढ़ रहे होते, तो हम उसमें कुछ लुब्रिकेंट डाल देते हैं। कभी डोर आवाज कर रहा होता है ना, तो उसमें डाल देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, मतलब चीजें क्या करती है, फिर अच्छे से काम कर पाती है ना। फिर क्या लिखा है इसमें, फिर हमारा लिखा है क्या, alternating the shape of the body to give a streamlined shape, that is shape of a boat or a fish। अच्छा, कभी भी किसी को मूव करने के लिए, फ्रिक्शन कम करने के लिए, देखिए फ्रिक्शन ज्यादा होगा ना किसी चीज में तो वो मूव नहीं कर पाएगी, हमें फ्रिक्शन कम करना है। जैसे हमने लुब्रिकेंट डाल के वो फ्रिक्शन कम किया, तभी वो आपके टायर फटाफट चल रहे हैं या डोर अच्छे से खुल पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन कम हो गया। वैसे अगर किसी चीज, जो ऑब्जेक्ट मूव करते हैं जैसे एरोप्लेन्स वगैरह, उसके आगे ऐसे चोंच टाइप की क्यों बनाई गई, उसको ऐसे ओवल या सर्कल क्यों नहीं उसकी शेप थी, क्यों? क्योंकि वो जो इस फ्रिक्शन को कम करती है, आगे से जो फ्रिक्शन आ रहा है एयर का वो उसको कम करती है, स्ट्रीमलाइन शेप होती है वो, जिसकी वजह से बर्ड्स वगैरह फ्लाई करते, एरोप्लेन वगैरह फ्लाई कर पाते इजीली। फिर क्या लिखा है, रिड्यूसिंग द एरिया इन कॉन्टेक्ट एज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये चीज भी ध्यान रख लेना कि आपसे क्या बोले कि जो आपका रोलिंग फ्रिक्शन में कम होता है फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोल होके चीज जल्दी से मूव हो जाती है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, यूजिंग गियर सिस्टम। अब ये क्या है, यूजिंग गियर सिस्टम, द गियर सिस्टम हेल्प्स मल्टीप्लाई द एक्टिंग फोर्स, दैट इज फोर्स अप्लाइड इज लेस देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। लुक एट द बाइसिकल केयरफुली। अगर हम बाइसिकल को देखें, इसमें फ्रंट गियर होता है वो बिगर होता है बैक गियर से, सच एज सिंगल रोटेशन ऑफ फ्रंट गियर रोटेट्स द बैक गियर 45 टाइम्स मोर देन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ बैक गियर, ठीक है। तो ये गियर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आगे बात करें हम मैग्नेटिक फोर्स, देख रहे हो आपने फ्रिक्शन फोर्स के बारे में इतना कुछ देख लिया हमने, ग्रेविटी फोर्स के या ग्रेविटेशन फोर्स देख लिया हमने, मस्कुलर फोर्स देख लिया। अब एक और फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट तो सबने यूज किया ना, मतलब देखा है, ये चीजों के बीच में जब मैग्नेट होता है वो चिपक जाता है, मैग्नेट लाके देखते हो ना, कभी आयरन की चीजों से चिपक जाती है या मैग्नेट आयरन की चीज से चिपक जाता है, ठीक है। अगर वो चीज हल्की है तो मैग्नेट चिपका लेगा उसको, है ना। सो दैट मीन्स मैग्नेट जो फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स हो गई। सो व्हेन यू ब्रिंग अ बार मैग्नेट क्लोज टू अ आयरन नेल, ऑफ कोर्स इट अट्रैक्ट, वो अट्रैक्ट कर रहा है। अब वो अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो अपनी फोर्स यूज कर रहा है, इसी को तो बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। द फोर्स यूज्ड टू अट्रैक्ट द आयरन नेल बाय द मैग्नेट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फोर्स। कौन सी फोर्स कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। द मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड ओनली ऑन द मैग्नेटिक मीन्स, फेरो मीन्स जो आयरन की चीजें है उस पे, मतलब ऐसी चीजें जो मेटल की है, जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, इन सब चीजों में मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। प्लास्टिक में मैग्नेट का कोई असर नहीं होगा, वुड पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है।
सो ये सब चीजों, ये ज्यादातर ना ये वाली चीज का मैग्नेटिक फोर्स का यूज किया करते हैं गार्बेज वगैरह को क्लीन करते टाइम, कि कोई अगर ऐसी चीज है जो जिसमें मेटल वाली चीजें हैं उनको अलग करना है ना, तो हम उसको मैग्नेटिक फोर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हो आप यहाँ पे बड़ी बड़ी क्रेन्स देख रहे हो ना, मैग्नेटिक क्रेन्स होती है, ये मैग्नेट वाली चीजों को उठा लेती है, लो मतलब भारी चीजों को उठा लेती है। ठीक है, इसके ऊपर मैग्नेट चिपका होता है, ये बड़ी बड़ी जो आयरन वायरन की चीज होती है इनको लिफ्ट करने में इजी हो जाता है इनके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अब ये कौन सी फोर्स होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट्स जस्ट लाइक अ मैग्नेटिक एंड ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक ग्रेविटेशन फोर्स की तरह ही होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जांपल सबसे पहले वो कॉम वाला एग्जांपल हम सबने किया, जब तेल बालों में लगा होता है तो हम एक स्केल से थोड़ा बहुत ऐसे रब कर लेते हैं उसको, है ना, फिर उसके बाद थोड़े से पेपर्स लेते हैं और वो पेपर को हम जब स्केल से टच करते हैं हमें लगता है वो पेपर उसमें चिपक रहे हैं, है ना, तो हमें लगता है ये जादू है। जादू तो नहीं है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, सो ये जो पेपर उसमें चिपके, the other example of electromagnetic force including sticking off an inflated balloons to a wall after gently rubbing and flying of mustard seeds away from them in the plastic plate after being gently rubbed in the surface। ठीक है, ये और कुछ एग्जांपल्स है, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एग्जांपल है। इसमें क्या होता है? The magnet and electrical force are the immense significance to modern society। आज के टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, as they form the basis of many electrical devices such as, आजकल इससे हमें इलेक्ट्रिक डिवाइसेस बनते हैं, रेडियो है, टेलीविजन है। ठीक है, the electrical force also being used to remove the particle present in smoke to reduce air pollution। ठीक है, अच्छा, ये इसका हम यूज करते हैं एयर पोल्यूशन कम करने के लिए। ठीक है, पोल्यूशन वगैरह को कम करने के लिए इसको भी यूज करते हैं। तो मतलब फोर्स की जितनी चीजें थी कि कौन कौन से टाइप की फोर्स होती है, फ्रिक्शन क्या होता है, ये सारी की सारी चीजें हमने इस क्लास में और इस चैप्टर में डिस्कस की। होप सो आपको अच्छे से समझ में आए हैं, क्लियर हुआ है चैप्टर। बस यही आपकी क्लास थी, यही आपका चैप्टर था। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इन योर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।